सच्ची खबर में सबसे पहले बात उस ओवरहॉलिंग की जिसने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के कदम से दुनिया को वाकिफ करा दिया है। भारतीय सेना को मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म टैंक को ओवरहॉल करने में कामयाबी मिली है। दुनिया में जैसे हालात बन रहे हैं उसके बीच हिंदुस्तान की ये कामयाबी उसके दुश्मन देशों को परेशान उसने कर दिया है। भारतीय सेना अपनी तकनीकी क्षमता को लगातार आगे बढ़ा रही है। ऐसे में T-90 टैंक का सफल ओवरहॉल स्वदेशी क्षमता का उदाहरण है। T-90 भीष्म टैंक खासियतों से भरा वो टैंक है जो कि दुश्मनों के लिए काल से कम नहीं है। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया के कई देश युद्ध में उलझे हुए हैं और जो हालात बनते जा रहे हैं उसको लेकर हर देश अपनी रक्षा रणनीति को पुख्ता करने में जुटा है। इन सब के बीच भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में एक अहम कामयाबी हासिल हुई है T-90 भीष्म टैंक को लेकर, जिसे पहली बार भारतीय सेना ने ओवरहॉल किया है। इस मेन बैटल टैंक के एक पुर्जे को पहले खोलकर अलग किया गया, फिर हर पुर्जे और टैंक में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जांच कर उसे फिर से सफलतापूर्वक असेंबल किया गया। टैंक की ओवरहॉलिंग दिल्ली कैंटोनमेंट के 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में किया गया, जिससे इसकी लाइफ भी बढ़ गई। जो भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक भीष्म है, इस वक्त भारतीय सेना के पास ऐसे 1500 से ज्यादा टैंक हैं जो अरुणाचल से लेकर लद्दाख सरहद पर तैनात हैं। उन्हें ओवरऑल यानी कि उनका रिपेयर पहली बार देश के अंदर हुआ है। दिल्ली में यहाँ भारतीय सेना ने अपनी फैसिलिटी में पहली बार T-90 भीष्म टैंक का ओवरऑल किया है। भारत ने ये T-90 टैंक रूस से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए लिए थे। उसके बाद पहली बार सेना के इस मेन बैटल टैंक को ओवरहॉल किया गया। इसके जरिए 505 आर्मी बेस वर्कशॉप के टेक्नीशियन ने अपनी तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन किया है। एक टैंक का मेन काम होता है दुश्मन के टैंक को मार गिराना और कारगर रखना। ओवरऑल के समय उसकी मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, सब चीज़ को इंडिविजुअली ओवरऑल करके वापस जोड़ा जाता है। हर चीज़ को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है ताकि एक टैंक SSKP जो हम बोलते हैं सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी को अचीव करे। और कितनी इसकी एज बढ़ जाएगी? इसकी करीब 20 साल एज बढ़ जाती है। 2003 से ही ये T-90 टैंक इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है, जो कई युद्ध अभ्यासों में अपनी ताकत का प्रदर्शन बखूबी करते आया है। लेकिन नई चुनौतियों को देखते हुए इसका ओवरहॉल जरूरी हो गया था। T-90 भीष्म टैंक अपनी मारक क्षमता, रफ्तार और सुरक्षा को लेकर जाना जाता है। इसका वजन करीब 47 टन है। T-90 भीष्म 9.6 मीटर लंबा है और 2.8 मीटर चौड़ा। इसका छोटा आकार इसे जंगलों, पहाड़ों और दलदली इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेजी से चलने में सक्षम बनाता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है और ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। ये 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। इसके शीट्स पर लगी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन 2 किलोमीटर की सीमा के भीतर लक्ष्यों को गिरा सकती है। ये टैंक थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में हमला करने में सक्षम है। लेजर गाइडेड इनवॉर मिसाइल सिस्टम से लैस T-90 टैंक में परमाणु हमले में बचाव की क्षमता है। T-90 टैंक में 3 लोगों का दल होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर, जो लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। T-90 भीष्म टैंक भारतीय सेना का इस वक्त मुख्य युद्धक टैंक है। भारतीय सेना के पास T-90 भीष्म 1500 की संख्या में टैंक मौजूद हैं जो अरुणाचल से लेकर लद्दाख सरहद पर तैनात हैं। और इस वक्त जब दुनिया भर में युद्ध के हालात हैं, सरहद पर चीन के साथ भारतीय सेना की तनातनी बनी हुई है, ऐसे में भारतीय सेना के लिए T-90, T-70 जैसे टैंकों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। T-90 भीष्म टैंक की ओवरहॉलिंग प्रक्रिया देश में विकसित स्वदेशी रखरखाव और तकनीक कौशल को प्रदर्शित करती है।
सेना की ये कामयाबी उसकी बढ़ती आर्म कैपेबिलिटी का बड़ा सबूत है। भारतीय सेना ने खुद देश के अंदर पहली बार T-90 जो भीष्म टैंक है उसको ओवरऑल किया है, यानी कि पुराने टैंक को नया किया है। पहली बार सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने T-90 जो भीष्म टैंक है उसे ओवरऑल के बाद सेना में शामिल किया। तो इस तरह से अब जब पूरे दुनिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे में भारतीय सेना विदेशों पर अपनी आत्मनिर्भरता को खत्म कर रही है। कैमरामैन आलोक के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली। मेन बैटल टैंक की ओवरऑल प्रक्रिया को लेकर भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. सदाना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। मेन बैटल टैंक है उसे देश के अंदर पहली बार ओवरऑल किया गया है T-90 भीष्म को। हमारे साथ डीजी लेफ्टिनेंट जी.एस. सडाना साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कितनी बड़ी ये चुनौती थी और कितनी बड़ी कामयाबी इसको आप मानते हैं जब T-90 टैंक को पूरी तरह से ओवरऑल देश के अंदर किया गया है? ये एक ना सिर्फ चुनौती है, ये एक पहल है जो 505 आर्मी बेस वर्कशॉप ने की है। हमारे पास में कंपोनेंट लेवल रिपेयर फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी एक ऐसे टैंक को ओवरऑल करना जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर हमारे 505 आर्मी बेस वर्कशॉप को और उनके जो काम करने वाले सिविलियन और कम्बेटेंट वर्कर्स हैं, उनका एक पूरा श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को बाकुमल ना कि समय से पहले ख़त्म किया, बल्कि एक अच्छे ढंग से ख़त्म किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये समझा कि वो आकर के इस रोल आउट फैसिलिटी को को देखेंगे और उसको सराहेंगे। उन्होंने आकर के अपने कर कमलों से 3 कमेंडेशन कार्ड भी लोगों को दिए और उनका मनोबल बढ़ाया है। सर, हम देखते हैं कि रूस, खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हम इस तरह की बातें सुन रहे थे कि हमारे जो पार्ट्स हैं ओवरऑल है उसमें दिक्कत आ रही है। उस फ्रंट पे कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं, जब क्योंकि लगातार अभी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है? अब अभी तो हमारे पास में संपूर्ण फैसिलिटी है कि हम स्पेयर पार्ट्स और जितने भी तरह के साजो सामान हमारे को ओवरऑल के लिए चाहिए हम उसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं। हाँ, आगे समय में जब हमारे पास ये फैसिलिटी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास में चूंकि कंपोनेंट लेवल रिपेयर फैसिलिटी है, तो हम अगर हमारे को गियर बॉक्स नहीं मिलता है तो हम उसके अंदर घुस करके जो उसके गियर हैं उनको चेंज कर सकते हैं, क्लच प्लेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हमारे को पार्ट्स चेंज करने हैं तो वो हमारे पास क्षमता है और हम इस फैसिलिटी के थ्रू पूरे टैंक को रीबिल्ड करने की काबिलियत रखते हैं। सर, इस वक्त जो सरहद पर हमारे चैलेंजेस हैं उसमें हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना की जो आर्मर्ड विंग हैं वो न सिर्फ पहले डेजर्ट में थे, लेकिन अब तो हाई एल्टीट्यूड में, चाहे अरुणाचल की बात की जाए, लद्दाख, सब जगह तैनात है। वहाँ पर कैसे आप ओवरऑल या अपने इक्विपमेंट को मेंटेन करने किस तरह की फैसिलिटी बना कर रहे हैं? पहले तो हमने जब ये हमारे को ज़रूरत पड़ी और हमने आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स लद्दाख और ऐसे एरियाज़ में डिप्लॉय किए, तो शुरू में हमारे को जब पता चला तो हमने एक मीडियम रिपेयर फैसिलिटी वहाँ पे बनाई है। ना सिर्फ वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर है, बल्कि वो अपना काम बखूबी कर रही है और आज के डेट में उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि एक टैंक को 90 दिन के अंदर मीडियम रिपेयर करके ताकि स्ट्रिप एंड रीबिल्ड करके वापस हम अपनी फौजों को दे सकते हैं। तो ये क्विक रिसाइकलिंग की तरह की फैसिलिटी है और उससे ज़्यादा अगर काम होगा तो हम टैंक को नीचे यहाँ पे मंगाएंगे और यहाँ पे उसको ओवरऑल करेंगे और वापस भेजेंगे। बहुत धन्यवाद। तो भारतीय सेना ने पहली बार T-90 टैंक को ओवरऑल यहाँ पर दिल्ली में अपने बेस में किया है और न सिर्फ अब लद्दाख जैसे 15,000 16,000 की ऊंचाई पर भी भारतीय सेना अपने जो चाहे टैंक हों या मीडियम आर्टिलरी गन हों उनको भी रिपेयर और ओवरऑल कर पा रही है। कैमरामैन आलोक दास के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात एक ऐसे ऐप की जो कि धरती के खिसकने से पहले ही उसकी खबर दे देगा। जी हाँ, एक ऐसा ऐप जो जान माल के नुकसान से भी बचाएगा। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने ये ऐप तैयार किया है जो कि लैंडस्लाइड का भूत और भविष्य तक बता देगा। साथ ही ये ऐप पहाड़ों में ऐसी जगह की पहचान करेगा जहां भूस्खलन के डर के बिना आप अपना आशियाना भी बना पाएंगे। ये वेब ऐप इस काम को सैटेलाइट इमेज से 3 से 5 मिनट में ही पूरा कर देगा।
हर साल मानसून यानी बरसात के मौसम में भूस्खलन से जुड़ी ये तस्वीरें आम हैं। जून से सितंबर के अंत तक दरख्ते मकान, दुकान या सड़कें खिसकने से जुड़े वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कभी कभी लैंडस्लाइड जैसे प्राकृतिक आपदा जान माल के लिए भी भारी घातक साबित हो जाती है। इस साल जुलाई महीने में केरल के वायनाड में आए लैंडस्लाइड की वजह से 400 मौत इस बात की तस्दीक करती है। लैंडस्लाइड देश के लिए एक बड़ी समस्या है। हमने जोशीमठ में देखा, हमने वायनाड में देखा, लेकिन इसके बावजूद हम कई बार ऐसी जगहों पर रोड्स बना देते हैं या फिर मकान बना देते हैं जहां पर लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। लैंडस्लाइड को लेकर यह माना जाता है कि उसकी एक हिस्ट्री होती है। अगर पहले किसी एरिया में लैंडस्लाइड आया है तो दोबारा भी वहां पर आने के चांसेस होते हैं। अब लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं को टालने के लिए किसी जमीन का सर्वे करने के लिए मौके पर नहीं जाना होगा। घर या ऑफिस बैठे ही अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर सैटेलाइट बेस्ड एक वेब ऐप के जरिए किसी जमीन या पहाड़ी इलाके की लैंडस्लाइड हिस्ट्री निकल जाएगी। हम लोगों ने एक मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड एक ऐसा टूल निकाला है जिसमें आपको सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन देने हैं कि अप्रोक्सीमेट कोऑर्डिनेट कहाँ पे वो लैंडस्लाइड हुआ है और एक अप्रोक्सीमेट टाइम, अगर आपको पता है कि उस समय वहां पे लैंडस्लाइड हुई है। ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आपको जो टूल है वो अंडरलाइंग एक इमेज वो रिट्रीव करता है कि लैंडस्लाइड से पहले का एक सैटेलाइट इमेज, लैंडस्लाइड के बाद का एक सैटेलाइट इमेज, वहां पे कैसी वेजिटेशन है, वहां पे स्लोप कितनी है, मतलब ढलान कितनी है, वहां की एलिवेशन कैसी है, और वहां पे अगर फ्रेश सॉइल जो एक्सपोज हुआ है, फ्रेश मिट्टी अगर एक्सपोज हुई है, उसका एक एस्टिमेशन। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मशीन लर्निंग टूल यूज करके आपको एक मैप, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ लैंडस्लाइड्स मैप कर रहे हैं तो 5 मिनट में, और सिंपल क्लस्टर ऑफ लैंडस्लाइड्स 2 मिनट में ये टूल आपको मैप करके दे देती है। मौजूदा समय में लोकेशन पर हाथ से मैपिंग करने का प्रचलन है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और उसकी एक्यूरेसी कैस्केड नाम के वेब टूल की तुलना में कम होती है। जब भी लैंडस्लाइड होती है हम ये जानना चाहते हैं कि कितना एरिया इम्पैक्ट हुआ है, हिस्टोरिकली क्या हो रहा है, और अगर रिसेंटली भी कोई लैंडस्लाइड हुआ है तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना उसका एक्सटेंट है, कितना उसका डैमेज एरिया है, क्योंकि उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने बिल्डिंग्स इफेक्ट हुए हैं, क्या वहाँ पे रोड नेटवर्क में अगर कोई डैमेज हुआ है, रेलवे नेटवर्क में अगर कोई डैमेज हुआ है। लेकिन हिस्टोरिकली जैसे उसको आप मैनुअली मैपिंग करते हैं सैटेलाइट इमेजरी यूज करके, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है और इनएक्यूरेसी भी रहती है उसमें। पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों के गिरने से, जमीन के खिसकने से, कीचड़ या मलबे के तेज बहाव की वजह से लैंडस्लाइड की समस्या सामने आती है। एक ही जगह पर लैंडस्लाइड बार बार देखे जाते हैं। अगर हम इमेज देखकर अंतर बता पाएं कि किस तरह से अंतर वो दिखाई पड़ता है, तो ये कोतरूपी लैंडस्लाइड एक फेमस लैंडस्लाइड है, तो इसका मैपिंग उसी टूल से हुआ है। तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लैंडस्लाइड का एक्सटेंट है, इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आप जीआईएस सॉफ्टवेयर, जो हमें प्लेन एरिया दिखाई पड़ रहा है ये लैंडस्लाइड है। हाँ, तो इसमें जो ग्रे एरिया है बेसिकली वो लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया है, लेकिन इसका आपको मैनुअली मैपिंग करने का भी जरूरत नहीं है। इस जो व्हाइट है वो हमारे टूल ने एक्सपोर्ट करके दिया है, हमने इसको लोड करके आपको दिखाया है। लेकिन इस तरह की मैपिंग आप किसी भी लैंडस्लाइड 2014 से लेकर आज तक, बिकॉज हम लोगों ने ये एक ओपन सोर्स टूल बनाया है, पब्लिकली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं और कोई भी लैंडस्लाइड आप खुद से ही मैप कर सकते हैं। कई बार भूकंप और ज्वालामुखी फटने की घटनाओं को भी भूस्खलन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इन प्राकृतिक वजहों के अलावा इंसानी हस्तक्षेप भी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, जिनमें इंसानों की तरफ से जंगलों की अंधाधुंध कटाई, नदियों का संरक्षण और बेतरतीब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शामिल है। यही वजह है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के करीब 40% हिस्से में लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा आशंका बनी रहती है। मानसून के दौरान भारी बारिश से इस क्षेत्र में जमीन के छोटे बड़े हिस्से खिसक जाते हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये वेब टूल मददगार साबित हो सकता है, जिसके जरिए जुटाए गए डेटा की वजह से इंश्योरेंस क्लेम भी जल्द मिल सकता है, जो इस तरह की आपदा से जूझ रहे भूस्वामी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बढ़ते हैं आगे और अब बात जबलपुर हाईकोर्ट की एक अनोखी शर्त की, जिसको पूरा करने के वादे पर ही देश विरोधी नारे लगाने वाले एक आरोपी को जमानत मिल सकी। फैजान नाम के इस व्यक्ति को महीने में 2 बार भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी। इस दौरान आरोपी को देश का गुणगान करते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगाने होंगे। यह मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां 17 मई को फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के खिलाफ नारे लगाए थे। देश विरोधी नारे लगाते हुए उसका एक वीडियो भी वायरल हो गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के तहत फैजान को गिरफ्तार कर लिया। जमानत पर जेल से बाहर आए आरोपी फैजान को अब अपनी करतूत पर पछतावा हो रहा है। उसका दावा है कि नशे की हालत में कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उससे ये हरकत हुई, जिसका वीडियो उन्हीं दोस्तों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके लिए अब वो पूरे देश से भी माफी मांग रहा है। फैजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैजल जेल से छूट करके आया है और फैजल ये बताइए, जो आपने किया था उसका पछतावा है? अब बहुत पछतावा सर। मजाक पट्टी में नशे में था मैं थोड़ा सा, उसमें मजाक में वीडियो बना ली तो उन्होंने फाइल कर दी मेरी जी। इसका मुझे बहुत पछतावा। मैं सब कानून का और देश का बहुत पालन करता हूँ और करता रहूंगा। गलती हुई है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी साहब। आपको जो जमानत दी है कोर्ट ने, उसके साथ एक शर्त भी बोली है जी, क्या उसका पालन करेंगे आप? जी करूंगा बिल्कुल। हर मंगलवार को पहले महीने में यहाँ पे वो देना है जे इनकी 21 बार, और यहाँ साइन भी करना है मेरे को जी। और हर मैं आऊंगा जब तक ये पालन कर दिया है मेरे को कोर्ट ने, वो मैं करता रहूंगा। आपको तिरंगे को भी सलामी देनी है? तिरंगे को भी सलामी देना है जी। देंगे सर। तो क्या हो क्या गया था जो आपसे ये निकल गया मुंह से? सर वो तो बस रील बना रहे थे लोग मजाक पट्टी में, अब वो क्या उनके हाथ से वायरल हो गई बस। इसके अलावा कानून के उसमें सख्त हूँ मैं, कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, क्षमा चाहता हूँ मैं। देश के लिए भी मैं बहुत, देश का निगरानी चाहिए हूँ मैं जमींदार किसान का लड़का हूँ। पंचर की दुकान की मैं काम करता था उनकी दुकान पे। गलती हुई सर, इसके अलावा कभी जिंदगी में ऐसी गलती करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कभी होगी नहीं श्रीमान जी, माफी चाहता हूँ। देश से मैं बहुत प्यार करता हूँ, गलती किससे नहीं होती साहब। तो ये फैजल है जो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं जो शर्त लगाई गई है जमानत देते समय माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से, उसका ये पूरा पालन करेंगे। रवीश पाल सिंह, भोपाल। बढ़ते आगे और अब बात महाकुंभ की। आस्था आध्यात्म से जुड़े इस महाउत्सव का आयोजन अगले साल जनवरी में होना है। सनातन संस्कृति और धार्मिक इतिहास से जुड़ा महाकुंभ 45 दिनों तक चलता है। करीब 3 महीने के अंदर शुरू होने जा रहे महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से होगी, जिसको देखते हुए प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइंस परेड में पुलिसकर्मियों को अच्छे आचरण के गुर सिखाए और बताए जा रहे हैं। ट्रेनिंग का ये काम अलग अलग शिफ्ट में चल रहा है, जिसमें पुलिस के आला अफसर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे मकसद ये है कि महाकुंभ के दौरान संगम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से ये पुलिस वाले अच्छा व्यवहार करें। इस बार 30,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती महाकुंभ के दौरान होगी, जो कि सुरक्षा के साथ साथ मेले की व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के मद्देनजर इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि आउटडोर और इंडोर दोनों तरीके से हो रही है। इस ट्रेनिंग में पुलिस वालों को अच्छे आचरण के अलावा मेले से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी भी तफ्तील से दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं की हर संभव मदद की जा सके। जो समस्त पुलिस बल है हमारा यहाँ और कमिश्नरेट मिला करके लगभग 20,000 पुलिसकर्मी हैं, लगभग 10,000 होमगार्ड्स होंगे, साथ ही साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स पीएसी होगी, सिविल डिफेंस पीआरडी, इन सबका भी योगदान वॉलंटियर्स का लिया जाएगा। इस समय हमने लगभग 10% फोर्स मंगा लिया है और जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा संकल्प प्रशिक्षण हॉल है, इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो चूँकि ये कार्य अत्यंत वृहद है और एक अलग तरह का कार्य है, श्रद्धालुओं को स्नान कराने की जिम्मेदारी है सुरक्षित रूप से, सुगम रूप से। इसके लिए इन्हें एक विशेष तरह से ट्रेन किया जाएगा। इनके इंडोर भी कार्यक्रम होंगे, आउटडोर भी कार्यक्रम होंगे। जो इंडोर कार्यक्रम है उसमें हम इन्हें जो एक कुंभ की महत्ता है उसके बारे में बताएंगे, यातायात प्लान्स के बारे में बताएंगे, आपदा के बारे में बताएंगे, और भी जो हमने विभिन्न स्कीम्स बना रखी हैं इस पर्व को सकुशल कराने के लिए, उससे इनको वाकिफ किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि ये काफ़ी समय से पहले आ गए हैं, तो जो हमारा आने वाला पुलिस बल है उसको भी ये लोग सिखा पाएँ, इसके लिए भी इन्हें ट्रेन किया जाएगा। इन्हें जो है
जो आउटडोर है उसमें इनको समस्त जो मेला क्षेत्र है उसका भ्रमण कराया जाएगा, ताकि जो प्रत्येक हमारी रोड्स हैं, जो स्नान के घाट हैं, इन सब का इन्हें ज्ञान रहे, ताकि ये स्वयं विज्ञ रहें और आगे भी जो हमारी फोर्स आएगी उसको विज्ञ कराएं। पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से बड़े इवेंट के लिए तैयार है। शिमला में पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल और हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में बड़े बड़े पैराग्लाइडर अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इवेंट की शुरुआत बुधवार को हुई। 19 अक्टूबर को इस फ्लाइंग फेस्टिवल का समापन होगा। आसमान में रफ्तार का रोमांच, परिंदे की तरह परवाज भरते पैराग्लाइडर्स, पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर एडवेंचर की शौकीनों का जमावड़ा लग चुका है। शिमला में पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल और हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े पैराग्लाइडर हवा में अपनी जाबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। आज इस इवेंट का दूसरा दिन है और खेल रोमांच पर पहुंच चुका है। तो जुड़गा में तो सेकंड टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम भी होता है। इसको एक्यूरेसी चैंपियनशिप कहते हैं। तो उसमें हमारे को एक स्पॉट के बीच में उतरना होता है ना, तो एक स्पॉट होता है सेंसर पैड, उसके बहुत ही छोटे से उसमें उतरना होता है। तो बस वही है, जो जितना करीब उतरेगा वो उतना विनिंग जोन के नजदीक रहेगा। पैराग्लाइडिंग जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। हवा की रफ्तार पर यह खेल काफी कुछ निर्भर करता है। हवा बह रही है तो हवा में परवाज भरना आसान है, और अगर हवा की रफ्तार धीमी है या फिर अलग अलग दिशा से हवा बहती है तो पैराग्लाइडर के लिए काफी चुनौती होती है। इस फ्लाइंग फेस्टिवल में शामिल अमन थापा नेपाल से आए हैं। धर्मशाला, मनाली, लद्दाख में पहले भी पैराग्लाइडिंग कर चुके हैं। यहाँ की आबो हवा में ढलने के लिए 2 से 3 दिन पहले ही आ गए, लेकिन फिर भी हवा के साथ संतुलन बनाने में परेशानी आ रही है। इधर चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी अच्छे पायलट क्यों ना हो, इधर थोड़ा सा धोखा खाएगा, क्योंकि जो हवा है इधर थोड़ा सा ट्रिकी है। तो उसको समझने के लिए मैं 2-3 दिन पहले से आके रहा हूँ, और फिर भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और फिर भी अच्छा ही चल रहा है। ये पैराग्लाइडिंग एक्सपो 19 अक्टूबर तक चलेगा और फिर कुछ दिनों के बाद शुरू होगा। हिमाचल के बीड़ बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग का वो साहसिक खेल जिसका इंतजार दुनिया भर के पैराग्लाइडर करते हैं। कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। अब तक इस चैंपियनशिप के लिए 25 देशों के पायलट रजिस्टर कर चुके हैं। घाटी में पैराग्लाइडिंग खेल का इतिहास 40 साल पुराना है। इन 40 सालों में ये चैंपियनशिप दूसरी बार होगी। इससे पहले साल 2015 में वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलें न्यूज़ 5।